फ्रेंड, आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं सरशाह यूपीएससी में। आप लोगों को इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और शेयर भी कर देना है अपने दोस्तों को जिनको लगता है कि हाँ मुझे तैयारी करनी है। आज मैं बात करूंगा आपसे कि जो यूपी पीसीएस अभी तो फॉर्म आ ही चुका है और मुझे पूरा भरोसा आपने फॉर्म भर ही दिया होगा। और इसी क्रम में आज आप देखेंगे आज 9 जुलाई हो गया है। ठीक है, ये 9 जुलाई आज हो चुका है 2026 का। और आपको पता होना चाहिए कि ये 27 जुलाई तक का लास्ट डेट है। कितना? 27 जुलाई 2026 से लास्ट डेट है फॉर्म भरने का, यानी अभी भी फॉर्म है। तो हमने वीडियो आपको दे दिया है। अगर आप जाएंगे इस चैनल पे देखेंगे वीडियोस के सेक्शन में तो आपको वहाँ मिलेगा। मैं बहुत जल्दी ही यूपी पीसीएस के लिए एक अलग से जो प्लेलिस्ट होता बना देंगे ताकि आप जाकर डायरेक्ट उसे में देख सकें। और आज इसी क्रम में हम हमने आपको वीडियो दे दिया है कि नोटिफिकेशन आ चुका है, क्या है, कैसे क्या करना है, आप देख लीजिए आप जा कर के वहाँ पे। और मैं अगर जिनको दिक्कत हो रही है फॉर्म भरने में, कोई प्रॉब्लम हो रही है कि हाँ क्या लगाऊँ, जाति कैसे लगेगी और कुछ भी एनी प्रॉब्लम, तो आप उस पर कमेंट करिए। वहाँ पे आप कमेंट करिए ताकि मैं देखूँ उसको, फिर मैं आपको सारी चीज़ बताऊँगा। मैं आपके लिए ही बैठा हूँ यहाँ पे। तो आज मैं बात करूंगा कि जो यूपी पीसीएस का फॉर्म है कैसे पढ़ना है हमें। इसका प्रीलिम्स कब है आपको पता है? 6 दिसंबर को उसका प्रीलिम्स है, आपको पता है सही तरीके से। और ये 6 दिसंबर ऐसे गुजर जाएगा जिसको आप समझ नहीं पाएंगे। पिछले कई सालों से गुजर रहा है, इस बार भी गुजर जाएगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आपकी ज़िंदगी में कुछ नया बदलाव आ जाए हमारी पढ़ाई से। ठीक है, हम ऐसा तुमको पढ़ा दें, ऐसा तुमको समझा दें ताकि तुम्हारी ज़िंदगी बदल जाए थोड़ी सी। तो एक तो प्रीलिम्स हो गया, 6 दिसंबर को होने वाला है। उसके बाद आप मेंस और इंटरव्यू देंगे। मेंस का भी अब 2-3 मंथ बाद मेंस होता है, 2-3 मंथ बाद इंटरव्यू हो जाता है और उसका 2-3 मंथ बाद जो ज्वाइनिंग उसकी हो जाती है जब रिजल्ट आ जाता है। तो आप मान चलिए कि 2027 के लास्ट में इसकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। ठीक है, और स्ट्रेटजी कुछ देखेंगे भाई, प्रीलिम्स की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए प्रीलिम्स के लिए, क्या हम करें। उसके बाद उसी तरह से हम मेंस का भी स्ट्रेटजी देखेंगे कि भाई मेंस कैसे पढ़ा जाए, क्योंकि मेंस में भी तो आप देखेंगे तो 8 पेपर लगे हुए हैं। मेंस में 8 पेपर लगे हुए हैं, उसमें से आप देखेंगे एस्से है, एस्से हिंदी कंपलसरी पेपर 2 ये हो गया। उसके बाद जीएस लेकर के 1 से लेकर के 4 तक जो यूपीएससी का सिलेबस है वही है, बस थोड़ा बहुत यूपी स्पेशल डाल करके चेंज कर देता है। और 5 और 6 ये यूपी स्पेशल है, आपको पता होना चाहिए। अच्छा, 5 और 6 यूपी स्पेशल बहुत जल्दी शुरू करने वाले हैं हम आपके लिए, ताकि इसकी अलग से प्लेलिस्ट ही बना देंगे। प्लेलिस्ट बनाएंगे हम यूपी पीसीएस 2005 ये पेपर 5 के लिए अलग से और पेपर 6 के लिए अलग से बना देंगे ताकि आप आराम से उसको पढ़ सकें। ठीक है, और स्मार्ट अप्रोच क्या होना चाहिए प्रीलिम्स के लिए, ये बहुत ज़रूरी है। स्मार्ट अप्रोच, ताकि वो चीज़ हम क्वालिफाई कर सकें। ठीक है, तो जो प्रारंभिक परीक्षा है 2026 की 6 दिसंबर को जो है, उसके लिए प्रभावी और व्यवस्थित रणनीति क्या हो सकती है, आइए उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको देखना है पाठ्यक्रम और पीवाईक्यूज। ये क्या है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। आप पाठ्यक्रम देखें कि हमारे पाठ्यक्रम में क्या क्या सब्जेक्ट शामिल किया गया है पाठ्यक्रम में। ठीक है, जो आपके पास सिलेबस होगा उसमें आप इसको फाइंड करेंगे कि हमें कौन कौन सब्जेक्ट पढ़ने हैं, कितने पढ़ने हैं, वो भी कितना पढ़ने आपको पीवाईक्यू बताएगा। पीवाईक्यू में ये रहता है कि भाई ये क्वेश्चन आ रहा है तो कितना डेप्थ उसका है, कितना ऊपर पूछ रहा है और कितने करंट अफेयर पूछ रहे हैं, कितना यूपी स्पेशल पूछ रहा है। तो ये सारी चीज़ें मिल करके एक साथ हो जाती हैं। तो आपके लिए जो पीवाईक्यूज़ है ना बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं, इसलिए पीवाईक्यू जानना बहुत ज़रूरी है। तो सिलेबस का जो विश्लेषण कैसे करते हैं देखते हैं। यूपी पीएससी के जीएस पेपर 1 के पाठ्यक्रम को, जीएस पेपर 1 उसको बोलते हैं, जैसे हमारा प्रीलिम्स है तो उसमें 2 पेपर होते हैं, एक जीएस फर्स्ट होता है, दूसरा जीएस सेकंड होता है। और जीएस फर्स्ट आपको पता है जिसको जीएस बोल देते हैं अमूमन, और जीएस 2 जिसको बस सीसैट बोल देते हैं अमूमन, बस यही है। जीसैट में अगर आप हिंदी ठीक से कर लोगे ना, हिंदी इंग्लिश थोड़ा सा कर लो, थोड़ा सा मैथ्स कर लो, थोड़ा रीजनिंग कर लो, थोड़ा सा और वो क्या बोलते हैं उसको कि एक गद्यांश टाइप का आता है 1-2 टोन, उसको अच्छे से कर लो, आपका काम कॉम्प्रिहेंशन आता है गद्यांश वाला, वो आपका काम आराम से कर देता है। सीसैट तो हर बार कोई बच्चा पास करता है, थोड़ा हिंदी भी करके
फिजिक्स के मैथ्स और रीजनिंग ये करके थोड़ा सा काम हो जाता है। प्रॉब्लम उसको जीएस में होती है, उसको 100 मार्क्स लाने होते हैं। अब 100 मार्क्स में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 100 मार्क्स एक कॉमन है, अगर पेपर टफ रहा तो 100 से कम जाएगा कट ऑफ, अगर थोड़ा सा सिंपल रहा पेपर, इजी रहा पेपर तो थोड़ा सा बढ़ जाएगा, 110 हो जाएगा, 112 हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, 15 हो जाएगा जितना टफ रहा। लेकिन 100 मान के लिए आप एवरेज मान के लिए 100 रहेगा वो आपकी ज़िंदगी में। तो सिलेबस आपने देखा कि भाई जीएस पेपर फर्स्ट के लिए हमें क्या करना है, जो पाठ्यक्रम है उसको अच्छे से समझ लें कि इसमें जीएस में क्या क्या पूछा, क्या क्या है, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमी है, एनवायरनमेंट है, इस तरह से। फिर यूपी स्पेशल है, आप यूपी करंट अफेयर है, अब ये सब है। जनरल साइंस के हैं, जनरल साइंस में आप जो बायो वाला पार्ट होता है उसमें खूब क्वेश्चन पूछता है, फिजिक्स से भी 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं, और ये सब चीज़ें आपका जीएस फर्स्ट में आ जाता है। और जीएस सेकंड में जो जिसको सीसेट हम बोल देते हैं, उसमें से आपको पता है मैथ, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, ये सब चीज़ें आ जाती हैं, जिस पर 67 ही लाने होते हैं आपको मार्क्स। 100 क्वेश्चन होते हैं इसमें, 100 क्वेश्चन होते हैं, आपको 67 ही मार्क्स लाने होता है। 33 जो है क्वालिफाइंग होता है, 33% क्वालिफाइंग होता है, तो आप यही काम कर लेते हैं। और जो PYQ जब आप लगाएंगे तो जो पिछले 10 वर्ष का गहन अध्ययन करना है, गहन विश्लेषण करना है। गहन का मतलब आज जैसे एक क्वेश्चन ऐसे करके आया हुआ, उसके बाद ऑप्शन ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, आपको ए पर भी काम करना है, बी पर भी काम करना है, सी पर भी काम करना है, डी पर भी काम करना है। इस तरह ये गहन विश्लेषण होगा, और ऐसा विश्लेषण ताकि हमारे आगे जब भी हमारे सामने कुछ भी आया तो हम समझ जाएँ कि अच्छा ये कभी पूछा था, उसका थीम हम बना लेंगे कि अच्छा ये हमारा थीम होता है और हमारा क्वेश्चन यहाँ से आता है, तो आपके लिए फ़ायदेमंद हो जाएगा। आइए हम कुछ बुक्स की बात करते हैं कि भाई ज़रूरी होता है कुछ बुक्स पढ़ना, क्योंकि क्वेश्चन बुक्स से आता है। बुक्स जब पढ़ेंगे आप तो आपको एक ओवरव्यू मिलता है चीज़ें कि कितनी इसकी डेप्थ है और क्वेश्चन कहाँ से पूछ रहा है, ये सब आपको डेप्थ मिलता है। जैसे आप इतिहास के लिए क्या पढ़ना चाहेंगे, जैसे आधुनिक इतिहास है जिसको मॉडर्न इंडिया बोल देते हैं, उसके लिए आप स्पेक्ट्रम पढ़िए, बहुत ही फेमस, चाहे यूपीएससी का पढ़ना हो, चाहे यूपीपीएससी का पढ़ना हो, किसी भी एग्जाम के लिए पढ़ना हो, स्पेक्ट्रम पढ़ना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। खूब अच्छे से पढ़िए, गहन विश्लेषण करिए, उसमें एक एक लाइन, एक एक वर्ड सही से समझने की कोशिश करिए, पढ़िए उसको। उसके बाद और भी सब्जेक्ट हैं उसके लिए, जो है कक्षा 6 से लेकर के 12 तक की जो एनसीईआरटी है, पुरानी वाली भी हो सकती है, नई वाली भी, कुछ भी, उसको पढ़िए। अब जैसे जो एंशिएंट इंडिया है ना, उसके जो टर्मिनोलॉजी हैं एंशिएंट का ना, उसको पढ़िए। जैसे अर्घट्टा क्या होता है आप समझिए, और गाय के लिए कौन सा वर्ड इस्तेमाल किया गया है, इस तरह की चीज़ें आपको याद करनी पड़ेंगी। महामंत्रों को क्या कहा जाता है, ऐसे। तो ये बात बहुत ही सिंपल होता है। सिंपल क्या, टफ भी हो सकता है, सिंपल जिसको आता है उसको सिंपल है, जिसको नहीं आता उसके लिए टफ हो जाता है ये। तो एनसीईआरटी आप उसको फोकस कर सकते हैं हिस्ट्री के लिए। अगर आप भूगोल की बात करें तो एक महेश कुमार बड़वाल हैं, उनकी बुक आती है, एक छोटी पतली सी रहती है, उसमें सब कुछ लिखा रहता है, उनको पढ़ सकती है। और आप एनसीईआरटी देखेंगे, और मानचित्र के लिए आपको एटलस देखना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आप केवल एनसीईआरटी पढ़ते हैं ज्योग्राफी के लिए तब भी पर्याप्त ही है, ऐसा कुछ ज़्यादा टफ नहीं होगा। लेकिन मानचित्र आपको देखनी पड़ेगी, क्योंकि अभी पता है ना आपको, जब अभी आप करंट अफेयर पढ़ेंगे तो करंट अफेयर बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो मानचित्र बेस पे आते हैं। और वैसे भी ज्योग्राफी में जब कभी नदियाँ पूछता है, पहाड़ पूछता है, तो सब एटलस बेस ही होता है कि कौन कहाँ पे अवस्थित है, कहाँ पे माइंस है, कहाँ पे कौन सी लैंड स्लाइड, कुछ भी चीज़ें, तो वो आपको बहुत हेल्प करता है जो मानचित्र होता है, ठीक है। और आपको पता है राज्य व्यवस्था के लिए सिर्फ एक ही किताब बहुत फेमस होती है, उसका नाम एम लक्ष्मीकांत है, बहुत ही फेमस है। और ये यूपीएससी के लिए भी होता है, यूपीपीएससी के लिए भी होता है। और इसके गहन अध्ययन का पुस्तक बार बार अध्ययन करना है इसका। आप मान चलिए कि इससे 10 से 15 क्वेश्चन आते हैं हर बार, 10 से 15 क्वेश्चन आते हैं, तो इसमें भी मिलेंगे। और टफ नहीं होते लेकिन आ जाते हैं। अर्थव्यवस्था के लिए आपको बजट पढ़ना है। जैसे मान लीजिए कि अगर आपको 2026 में देना है तो 2025 का जो है वो हल्का फुल्का देखना, 2026 का फरवरी में तो आ ही जाता है। आप 26 का बजट देखिए पूरा, और यूपी का स्पेशल देखिए, यूपी बजट भी आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। और आर्थिक सर्वेक्षण भी देखेंगे, क्योंकि अगर 26 चल रहा है तो 25 का सर्वेक्षण भी आ गया है, आप 25 का सर्वेक्षण देखेंगे। और कक्षा 11th और 12th की एनसीईआरटी पढ़ेंगे, जो ओल्ड वाली है वो वाली पढ़ेंगे, जो न्यू वाली है उसको भी पढ़ेंगे। 11th और 12th की अर्थव्यवस्था के लिए तो आपको समझ में आएगा कि भाई मांग क्या होता है, डिमांड सप्लाई क्या होता है, कीन से क्या बोला था, से ने क्या बोला था, तो आपको समझ में आएगा वहाँ पे जाकर के अर्थव्यवस्था के लिए।
अच्छा, विज्ञान के लिए क्या पढ़ेंगे आप? विज्ञान में जो हमने बताया आपकी फिजिक्स आता है, केमिस्ट्री आता है और बायो आता है, ज़्यादातर बायो का वेटेज होता है उसमें। तो इसके लिए क्या, जो आप लूसेंट आपके पास होगी, लूसेंट हमने पढ़ा भी दिया, इसी चैनल पर पढ़ाया मैंने, सब पढ़ाऊँगा आपको भी और फिर से। तो लूसेंट आप उठाइए, उस पर जो जो विज्ञान का खंड है उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री, मैथ, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो तीनों दिया हुआ है, अब उसको पढ़िए। और एनसीईआरटी की 6 से लेकर के 10 तक की एनसीईआरटी पढ़ डालिए, ये तीनों सब्जेक्ट की, यानी साइंस की ही केवल सिर्फ 6 से लेकर 10 तक की, आपका विज्ञान काम हो जाएगा। कोई भी क्वेश्चन आपसे दूर नहीं जाएगा। लेकिन पढ़ने का मतलब इसका ये है कि अच्छे से पढ़ा जाए। आप नोट्स, अगर नोट्स बना रहे हैं इसके लिए तो बहुत अच्छा, बहुत बेहतर हो जाएगा, क्योंकि आप नोट्स भी बना लेंगे उसके लिए। और यूपी स्पेशल के लिए आपको पता है, यूपी का जो भूगोल है, यूपी का जो इतिहास है, कला संस्कृति है, अर्थव्यवस्था के जो आप जो परीक्षा वाणी दिया ना, या कोई अन्य मानक जो परीक्षा वाणी दिया उसमें सारी चीज़ दिया रहता है यूपी स्पेशल के लिए। आप जाइए मार्केट में, बोलिए मुझे यूपी स्पेशल के लिए परीक्षा वाणी दे दीजिए, मैं ये परीक्षा वाणी खुद पढ़ा दूंगा आपको, परीक्षा वाणी यूपी स्पेशल की मैं इसको आपको पूरा पढ़ा दूंगा परीक्षा वाणी। ठीक है, बस आपको केवल चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना है बस केवल। और जो इसका गीता बोला जाता है, लोग कहते हैं कि भाई घटना चक्र जो है वो यूपी का गीता है, यानी उसमें से आपको पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा, उसकी एक एक चीज़ पढ़ना पड़ेगा। और प्रारंभिक परीक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण है ये। और सभी विषयों का पूर्वावलोकन आता है, सभी विषयों का आता है, हिस्ट्री का आता है, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, सबका आता है, यूपी स्पेशल का आता है, सबका। तो आपको ये पूर्वावलोकन करना है और अच्छे से करना है, ताकि आप घटना चक्र के बारे में परेशान ना हो, घटना चक्र आपका अच्छे से हो जाए। करंट अफेयर 12 से लेकर के 18 मंथ की करंट अफेयर आपको विशेष ध्यान देना है, यानी 1 से लेकर 1.5 साल तक का करंट अफेयर, क्योंकि पीसीएस का है ना ये। अगर कोई वनडे एग्ज़ाम होता है तो उसके लिए मुश्किल से 6 मंथ का या 6 to 8 मंथ का लगता है, लेकिन इसमें जो है आपको 1 से लेकर 1.5 साल तक का आपका जो करंट अफेयर होगा उस पर ज़्यादा ध्यान देना होगा। अब जैसे 6 दिसंबर को पेपर है मान लीजिए, अब दिसंबर तो काट ही दीजिए 6 दिसंबर का, लेकिन हाँ नवंबर को आप उल्टा करेंगे तो आप जनवरी तक आएंगे। बस ये समझो कि जो जनवरी से लेकर नवंबर तक के क्वेश्चन होंगे, या मान चलिए आपकी जून या जुलाई से लेकर के जो नवंबर तक के क्वेश्चन होंगे वो ज़्यादा हो सकते हैं, कंसिस्टेंसी में या जो है रेशियो में ज़्यादा हो सकते हैं। हो सकता है इधर कम आए, और हो सकता है 2-4 क्वेश्चन 2025 के आ जाएँ, नवंबर के बाद के, नवंबर के बाद, या मान सकते जुलाई के बाद के आ जाएँ, या अगस्त के बाद 2-4 क्वेश्चन आ जाएंगे उधर। लेकिन ज़्यादा जो रश होगा वो आपको कहाँ मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा। ठीक है। और मासिक पत्रिका को नियमित पढ़ना, जैसे दृष्टि मान लीजिए, क्रॉनिकल मान लीजिए, आपको कोई भी एक मासिक पत्रिका पढ़नी है। और इससे क्या होगा ना कि कम से कम देश दुनिया में क्या चल रहा है, न्यूज़ में क्या है, करंट अफेयर में क्या है, एग्ज़ाम के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, तो आपको वो समझ में आता रहेगा, इसलिए आप उसको पढ़ते रहेंगे। और परीक्षा से ठीक पहले आने वाली जो घटना सार आती है ना, परीक्षा से पहले घटना सार आती है, घटना चक्र विशेष वार्षिकी आते हैं, उसका उपयोग जरूर करें आप, क्योंकि आप सब पढ़े रहेंगे तो घटना सार आकर के आपको ये बता देगा कि आपको और बेहतर क्या करना है, कितना। फिर आपको ना रिवाइज टाइप का एक बार हो जाएगा, अच्छा ठीक है ये रिवाइज हो रहा है हमारे लिए, तो हम उसको और बेहतर से काम करना शुरू कर देंगे। ठीक है। तो जो अध्ययन की रणनीति वो क्या होनी चाहिए, स्टडी प्लान क्या होना चाहिए, आइए दिखाते हैं। नियमितता मतलब होता है कंसिस्टेंसी, जो आपको रोज़ करना है, प्रतिदिन करना है। तो 6 से 8 घंटे की एकाग्रता के साथ पढ़ाई करनी है, 6 से 8 घंटे की। आप मान चलिए आप सुबह आप अगर 8 बजे उठ रहे हैं, तब उठने पहले ही पड़ेगा आपको, थोड़ा सा 6 बजे उठना पड़ेगा, 5 बजे उठना पड़ेगा आपको। लेकिन अगर आप मान लीजिए यार 7 बजे से पढ़ाई शुरू करें, 7 बजे से पढ़ाई, तो 2 घंटे तो पहले पढ़ना शुरू करिए आप, 2 घंटे कम से कम, कुछ भी चाहे जो आपने जो प्लान बनाया होगा उसको पढ़ेंगे आप उसी हिसाब से। फिर थोड़ा ब्रेक लेंगे, आधा घंटे 10 मिनट 15 मिनट का जो ब्रेक मिलेगा आपको। फिर बैठिए आप, जो अगर मान लीजिए 7-2-9 का 10 बजे भी बैठते हैं दोबारा, या 9:30 बजे बैठते हैं, तो आपको 3 घंटे पढ़ने लगातार कम से कम, तो आपको 1 बज जाएगा। फिर थोड़ा सा रेस्ट करिए आप, चलो ठीक है रेस्ट कर लेते हैं, हल्का सा रेस्ट करें, खाना वाना खाएंगे, उधर 2 बजे से फिर पढ़ना अगर बैठ जाते हैं, 1 घंटा भी पढ़ते हैं, 2 घंटा पढ़ते हैं तो आपका ये 6 घंटा होगा, 3 घंटा पढ़ लीजिए आप 5 बजे तक। थोड़ा उठिए, फिर आप टहलिए वलिए थोड़ा सा जा करके, आइए खाना वाना बनाइए, खाइए। फिर आज शाम को 8 बजे तक फिर पढ़ेंगे, 2 घंटा तक पढ़ेंगे। क्या जो चीज़ आपने किया हुआ है पहले सुबह, उसको रिवाइज़ करेंगे 2 घंटा, 8 से 10, इतना करके चुपचाप उसको जाना है, बस खत्म, और कुछ नहीं। सोशल मीडिया से बहुत दूर रहना आपको, अभी कुछ भी नहीं है देखना सोशल मीडिया पे, बिल्कुल एकदम अपने आप को त्याग दीजिए, क्योंकि त्याग ही आपका
समर्पण है। अगर आप त्याग करेंगे तो आप अपने अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए बिल्कुल आगे अग्रसर हो जाएंगे। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप इसे सोशल मीडिया त्याग दें, एकदम से हटा दें, अपने गोल को निश्चित करें। अगर आपके पास गोल ही नहीं होगा तो फिर आप प्रॉब्लम में आ जाएंगे। इसलिए आपका गोल बहुत ज़रूरी है, गोल आपको आप निश्चित करिए। विषयों का संतुलन देखिए क्या है, एक साथ एक तथ्यात्मक और एक वैचारिक विषय पढ़िए। जैसे इतिहास हुआ, एक तथ्यात्मक है और अर्थव्यवस्था वैचारिक है, आप एक साथ पढ़ रहे हैं तो कुछ तथ्य आ रहे, जैसे इतिहास पढ़ रहे हैं तो उसमें कभी लड़ाई कब हुआ आपको याद करना पड़ रहा है। और जब इतिहास पढ़ रहे हैं, जब आप अर्थव्यवस्था पढ़ रहे हैं, उसमें पूरा की मांग क्या होती है, पूर्ति क्या होती है, आप इससे पढ़ रहे हैं तो उस पर दिमाग लगता है, अच्छा ऐसा होता है क्या। कभी डिमांड बढ़ जाती है, कभी डिमांड घट जाती है, कभी प्राइस बढ़ जाता है, कभी प्राइस घट जाता है किसी भी वस्तु का, किसी भी चीज़ का, तो हमें कैसे हो पा रहा है ये चीज़। तो आपको गहन अध्ययन कर, तो कह रहा है कि एक साथ क्या कर विषयों का संतुलन कैसे। मान लीजिए सुबह आपने बहुत थोड़ा सा तथ्यात्मक पढ़ लिया, तो उसके बाद जस्ट फिर आप ये थोड़ा सा साइंस पढ़ना शुरू कर दीजिए, उसमें से एक अर्थव्यवस्था पढ़ दीजिए, आप थोड़ा सा चीज़ें आपकी जो दिमाग है थोड़ा सा बढ़ जाएगा उससे, इसलिए बहुत ज़रूरी है। और संक्षिप्त में और पॉइंट वाइज नोट्स बनाते चलें, क्योंकि जब अंतिम समय आता है ना तो उसमें रिवाइज करना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हमने क्या पढ़ा है अभी तक। वरना सब हम पढ़ते बहुत कुछ है, बहुत कुछ देखते भाई, हम हर चीज़ पढ़ते रहते हैं और बहुत कुछ पढ़ लाते हैं, लेकिन जब हम लास्ट में जाते हैं तो हमें वो सारी चीज़ हम चाहते हैं रिकॉल हो मेरे पास, जो हमने पढ़ा है पूरा 1 साल या 1.5 साल लगा करके हमने जो भी पढ़ा है, हम चाहते हैं वो सब रिकॉल हो हमारे साथ। तो अगर हमारे पास रिकॉल तभी हो सकता है जब हमारे पास 5 से 6 पेज के अंदर सारे मटेरियल आ जाएंगे, तभी हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। तो 5-6 के एक पेज में 2-2 पेज में एक सब्जेक्ट आराम से आ जाना चाहिए, जो आपके सबसे मेन पॉइंट्स है, ताकि आप एक बार देखें वो सारी कहानी, सारी गाथा आपके सामने फिर से शुरू हो जाए। इसलिए जो शॉर्ट नोट्स होंगे, पॉइंट वाइज नोट्स होंगे, बहुत ज़रूरी है पढ़ना इस चीज़ को, और इस पर आपको काम करना पड़ेगा। मैं आपको समझाऊँगा, अगर नहीं कर पाते हैं तो कमेंट करिएगा, मैं आपको वीडियो लेकर के आऊँगा कैसे शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, क्या करने हैं। बहुत बड़े 400-500 पेज की अगर कोई PDF मेरे पास है, कोई नोट्स हमारे पास है, कोई बुक्स हैं, तो कैसे उसका नोट्स बनाएं आप मुझे कमेंट करिएगा। मैं आपको ज़रूरत पड़ेगी तो मैं आपको उसको भी बताऊंगा कि क्या करना है आपको, ठीक है। रिवीजन करना है आपको, पूरे हफ्ते जो पढ़ा आपने उसका रविवार को रिवीजन करिए। आप करिए ना, जैसे पूरे 7 दिन 8 दिन अगर एक हफ्ते में होते हैं तो आप पूरे मत पढ़िए, 5 दिन पढ़िए, 6 दिन दबा के पढ़िए एकदम से, लेकिन एक दिन आप रेस्ट ले लिए। रेस्ट में ऐसा करिए कि कुछ नया मत पढ़िए, लेकिन जो चीज़ हमने पढ़ा उसको रिवाइज़ करिए। सिर्फ रिवाइज़ करने में जब रिवाइज हो जाता है पूरा, तो आप कहीं निकल जाइए घूमने के लिए, थोड़ा घूमने टहलने निकल जाइए, थोड़ा चिल माइंड से रहिएगा बस। और उसके बाद आपने इतना कर लिया, उसके बाद आपका आता है टेस्ट सीरीज, जिसको हम अभ्यास कहते हैं। ये बहुत ज़रूरी होता है। जब हमारा प्रारंभिक परीक्षा होता है तो उससे 3-4 मंथ पहले हम क्या करते हैं, जो फुल लेंथ होता है मॉक टेस्ट हम लगाना शुरू करते हैं। अब फुल लेंथ के जैसे हमने फर्स्ट पेपर लगाया, सेकंड पेपर लगाया, अब इसमें से यही होता है ना, अगर हमारा 105 नंबर मैक्स आ रहा है, जो भी फुल हमने जो टेस्ट दिया उसमें 105 नंबर आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम असली पेपर देने जाएंगे तो हमारा इसी के आसपास रहेगा, हमारा इसी के आसपास मार्क्स भी रहेगा। बस इतना ही है, इतना फ़र्क पड़ता है। अच्छा, बहुत लोगों के मार्क्स कम आते हैं तो आपको घबराना नहीं है, आपको अच्छा करने की कोशिश करना है उसको। आप डिमोरलाइज नहीं होंगे, डिमोटिवेट नहीं होंगे, आपको काम करना है इस पर भी, तो यहाँ पे आगे बढ़ जाता है। और जो टेस्ट देते हैं, जब उस पर जो गलतियाँ निकल के आती हैं, उस गलतियों का विश्लेषण करिए, उसका एनालिसिस करिए कि गलती हमारी यहाँ पे क्यों हुई। मान लीजिए अगर कोई इतिहास क्वेश्चन पूछ लिया आपसे कि ये लड़ाई कब हुई थी, और आपको डेट को लेकर प्रॉब्लम हुई, तो आप उस पर काम करिए कि यार डेट को प्रॉब्लम क्यों हो रही है। आप कुछ निमोनिक्स बनाइए, आप उसका याद करने के लिए कुछ भी आप सोचिए कि कैसे मुझे याद हो सकता है, कुछ भी निमोनिक्स, कुछ भी कहानी, कुछ पोइट्री, कुछ भी जो आपको याद आ रहा है, या आप पोइट्री के फॉर्म में पूरा पढ़ डालिए कि पोइट्री के फॉर्म में से पढ़िए, ताकि वो चीज़ें एकदम एग्जैक्ट अच्छी हो जाएँ, क्योंकि पोइट्री फॉर्म में बहुत जल्दी याद हो जाती है। तो आप ये काम कर सकते हैं। टेस्ट देने के बाद जब गलतियाँ आपको निकल के आएँ जहाँ से, तो वहाँ पे काम कर सकते हैं इस चीज़ को। और उत्तर प्रदेश विशेष में क्या करना है, देखिए एक मैं आपको सलाह दूंगा कि यूपी जो प्रीलिम्स हो रहा है ना, उससे पहले ही आप क्या काम कर लीजिए, ये जो 5 और 6 पेपर है ना मेंस का, उसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए, पकड़ बना लीजिए उस पर, बहुत अच्छे से पकड़ अगर बना लेते हैं अपना राइटिंग के फेज़ में, अगर बना लेते हैं आप, तो आप यकीन करिए ये आपको बहुत फ़ायदा देगा, बहुत फ़ायदा करवाएगा आपको। ये प्रीलिम्स में जो 30 से 35 क्वेश्चन आने वाले हैं ना, वो आपके लिए बहुत हेल्प करने वाला है। ये पक्का 30 से 35 क्वेश्चन में ये हेल्प करेगा। इसलिए आप 5 और 6 पेपर अच्छे से करिए। मैं आपको शुरू करने वाला हूँ बहुत जल्दी, इसी चैनल पर शुरू करूँगा 5 और 6 पेपर
और प्रॉपर नोट्स बनवाएंगे आपको, ताकि आप जो है अच्छे से कर सकें इस चीज़ को। और एक सलाह इससे क्या है कि बहुत बच्चे क्या करते हैं, जो रिसोर्स ढूंढते हैं, बहुत सारे पीडीएफ रखते हैं, उठा उठा कर अपने पास को रखते हैं। इनसे बचिएगा, अपने पास पीडीएफ मत रखिए बहुत ज़्यादा। आप वही चीज़ रखिए, नोट्स रखिए, अपने अपने खुद के नोट्स रखिए, और अपने जो है शॉर्ट नोट्स रखिए। सीमित रखिए संसाधन, जो लिमिट होना चाहिए, लिमिटेड हो आपके पास, जो रिसोर्सेज लिमिटेड होना चाहिए, ताकि उन्हें क्या करें, जो 5 से 6 बार उसको हम रिवाइज कर सकें, हम बार बार कर सकें। क्योंकि सफलता का मूल मंत्र रिवीजन होता है, ऐसा कार्य सच है, कहीं भी लिख दीजिए कि सफलता का मूल मंत्र ही क्या हो। हम भी लिख देते हैं एक बार और, सफलता का मूल मंत्र क्या है। मूल मतलब ये एकदम बेसिक मंत्र क्या है, रिवीजन। जिसने रिवीजन किया वो बहुत बड़े बड़े धुरंधर को भी पीछे कर देगा। ये जो बहुत पढ़ने में तेज़ हैं, बहुत पढ़ने में तेज़ हैं। हम देखते हैं कि बहुत सारे बच्चे ऐसे जो पढ़ने में बहुत तेज़ है, लेकिन वो उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको पढ़ने में बिल्कुल मन नहीं लगता है, बिल्कुल भी, लेकिन उनका रिवीजन बहुत स्ट्रांग होता है। वो रिवीजन करते हैं अपने टाइम को, जो पढ़ते हैं, थोड़ा सा पढ़ा उन्होंने, एक पेज पढ़ा तो रिवाइज़ कर लिया उन्होंने, बार बार रिवाइज़ किया उसको, कि हमें कि एक पेज ही हमारे दिमाग पर बैठ जाए बस केवल, और वो बैठ जाता, क्वेश्चन वहीं से आ जाता है। जो बहुत पढ़ता है वो एक पेज तो पढ़ता ही पढ़ता है, उसके बाद 10 पेज और पढ़ लेता है। तो जब उसको रिवाइज़ करना चाहिए तो 10 पेज और पढ़ लेता है, तो नहीं, एक पेज ये भी निकल गया उसको, अगले दिन 10 पेज ये भी गायब हो जाएगा उसका। इसलिए पहले जो एक पेज पढ़ा है आप उसको सही से कर लो, अपने दिमाग में बैठा लो कि हाँ मुझे यही काम करना है, ऐसे। और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि प्रीलिम्स के लिए स्मार्ट स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, स्मार्ट स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, ताकि हम अपने काम को अच्छे से कर सकें। क्योंकि क्या जो आउटपुट है ना, हमको ज़्यादा वो चाहिए, ज़्यादा आउटपुट चाहिए और सटीक स्कोर चाहिए मुझे। इसके लिए मुझे चाहिए स्मार्ट स्ट्रेटजी की। तो एक नियम लोग काम करते हैं, 80 और 20 का नियम उसको बोलते हैं। मतलब 20% सिलेबस की बात करते हैं और 80% सवाल की बात करते हैं। मान लीजिए सिलेबस इतना बड़ा है और हमने फाइंड कर लिया कि क्वेश्चन यहाँ से, क्वेश्चन यहाँ से, क्वेश्चन यहाँ से, ऐसे हमने फाइंड कर लिया, और ये पूरे सिलेबस का केवल 20% ही है। जैसे बौद्ध हुआ, जैन हुआ, ये सब क्वेश्चन हर बार पूछता है, ऐसे महात्मा गांधी हुए, पूछता हर बार क्वेश्चन है। तो 20% सिलेबस में 80% क्वेश्चन आते हैं। तो हम ये 100% पढ़ने से ज़्यादा अच्छा हम 20% पर फोकस करेंगे और 80% क्वेश्चन वहीं से हम फॉलो करेंगे। 20% छोड़ ही देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा मुझे। 80% बहुत होता है, क्योंकि 50% से कम पे ही चांस होता है हमारा सिलेक्शन का। 50%, 60% और 49% ऐसे रहते हैं जो हाईली चांसेस रहते हैं इस चीज़ का। तो इतना दूर नहीं जाना हमें, इसलिए हम 80% पे काम करेंगे, 20% सिलेबस को बार बार रिवाइज़ करेंगे। हाँ, तो बाकी जो सिलेबस का 80% वाला पार्ट होगा एक बार देख लेंगे अगर टाइम मिलेगा तो बस। लेकिन रिवाइज़ करने का बस इस पूरे 80% का एक अलग से हम नोट्स बना सकते हैं, उस पर काम कर सकते हैं थोड़ा सा, ताकि हमारा 20% और भी हो जाए, इसलिए। लेकिन आप भागना नहीं उसके पीछे, सीधी सी बात है। और ये 20% कैसे आपको कैसे जान पाओगे, आप PYQ जान, जिसकी बात मैंने पहले ही कर दी आपसे। आप PYQ के पास जाओगे, आप ये 20% जान जाओगे कि हमें क्या करना है, कैसे करना है, ठीक है। और ये जो हाई इल टॉपिक्स होती क्या क्या, जैसे अगर इतिहास की बात करेंगे जो आधुनिक भारत है, भूगोल में देखेंगे तो आप मैपिंग की बात करें, पॉलिटी में देखेंगे मौलिक अधिकार की बात, राष्ट्रपति, संसद, पंचायती राज, इससे हर बार क्वेश्चन आता है, पंचायती राज से, संसद से क्वेश्चन आता है, पढ़िए उसको ध्यान से, पर ज़्यादा फोकस करिए। यही हाई जो है टॉपिक्स हैं। उसके बाद जो है आप आगे बढ़े तो जैसे पिछले 10 साल में आप देखेंगे कुछ टॉपिक ऐसे हैं ना जिसको 10 सालों में एक बार भी नहीं पूछे गए हैं, पूछा ही नहीं गया। फ़िल्टर करना है आपको कि एक बार कोई यहाँ पूछ लिया, उसके बाद कभी कभी पूछ ही नहीं रहा। इसका मतलब ये वो कभी 10 साल में एक बार आता है। वो हो सकता है जो हम एग्ज़ाम देने जा रहे हैं वो ना हो, वो साल उसके लिए क्वेश्चन आने के लिए ना हो। छोड़ दो उसको, समय बर्बाद मत करिए उस पर। आप एक बार पढ़ लीजिए उसको ध्यान से, क्या है कैसे, बस उसके बाद चाहे रिवाइज़ करिए चाहे मत करिए उसको, आप उसको छोड़ ही दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो हमने कहा था ना घटना चक्र, जिसको पूर्वावलोकन बोलते हैं, हम कहते हैं ना कि अब कहे कि गीता है ये एक तरह से, तो ये एक तरह बाइबल भी है। बाइबल, गीता, कुरान जो भी कह सकते हैं आप, ये घटना चक्र उस तरह काम करता है। और इसका बार बार रिवाइज़ करना, बार बार, क्योंकि सवाल जो है ना सीधे तौर पर रिपीट होते हैं, सीधे तौर पर, याद रखना।
और उनके विकल्पों से जो उनके ऑप्शंस बनते हैं ना, उससे नए सवाल बनते हैं। मैंने बोला ना कि अगर आपका ये क्वेश्चन अगर ऐसे करके आ रहा है, उसके बाद ये एक ऑप्शन है, बी है, सी है, डी, 4 ऑप्शन आपके सामने आ गया। आपको इस ऑप्शन पे भी काम करना है, इस वाले ऑप्शन में। और ये पूर्वावलोकन यही सिखाता है, घटना चक्र आपको यही सिखाता है कि अब ये कैसे काम करेंगे। क्योंकि क्वेश्चन अगर आज इस टॉपिक पे आया हुआ ये पूछा तो कल हो सकता है इसको उठा करके कुछ क्वेश्चन बनाए और अपना अलग से बनाएगा कुछ। याद रखना यही होता है, कोर चीज़ें ये होता है निकालने का कि मैं क्या पढ़ना क्या नहीं पढ़ना। ठीक है, घटना चक्र को सिर्फ पढ़े नहीं बल्कि उसकी व्याख्या को बहुत ध्यान से पढ़ें। अक्सर उत्तर से ज़्यादा ज़रूरी उसके पीछे की व्याख्या होती है। ठीक, अब यूपी स्पेशल का वेटेज समझे, GS 5 और 6। मैं बोल रहा ना आपसे कि अगर यूपी स्पेशल की बात करें, प्रीलिम्स की बात कर रहे हैं, तो प्रीलिम्स से होने से पहले पहले जो मेंस में लगा हुआ 5 और 6 पेपर है यूपी स्पेशल का, उसको जरूर पढ़ लीजिए पूरा। क्योंकि 30 से 35 सवाल आपको देने वाला है, वो आपकी हेल्प 30 से 35 सवाल में आपकी हेल्प करेगा ये 5 और 6 पेपर। तो आप कर लीजिए, उसको अच्छे से कर लीजिए और मैं आपको उसको पढ़ाऊँगा। ठीक है, आगे आते हैं। अब परीक्षा में यूपी विशेष का महत्व बढ़ गया है, क्योंकि वो डाला है ना उसने, 5 और 6 पेपर डाल दिया है, तो पूछता है वो। जैसे उसमें क्या क्या जनगणना हो गया, प्रमुख योजनाएं हो गई, भौगोलिक स्थिति, ऐतिहासिक स्थल, ठीक है, वन लाइनर नोट्स होता है इसमें, तो आप बना बना करके उसको पढ़ सकते हैं। आइए एक और चीज़ देखते हैं, हम एलिमिनेशन तकनीक की बात करते हैं। हम जो एलिमिनेशन टेक्निक होती कैसे करेंगे। प्रीलिम्स के दौरान 4 विकल्पों में से गलत उठाने का कला विकसित करें पहले। आपके पास 4 विकल्प हैं ऐसे। अब आपको सबसे पहले निकालना है ये कि इसमें गलत कौन सा है, वो हटा ही देना पहले। जब आपको पता चल जाए यार क्वेश्चन पूछ रहा है इस तरह के, और ये तो अपना गलत हो जाएगा, सीधी सी बात है, ऐसे करके तुरंत। और मॉक जब देंगे ना आप, तो वहीं पे आप हटाएंगे ऑप्शंस को, वहीं पे केवल लिखा हुआ है, हमेशा लिखा हुआ, कभी नहीं लिखा हुआ। अगर ऐसे शब्द लिखे हुए हैं ना, थोड़ा सा हाइपर वर्ड होते हैं सब चीज़ें, तो आपको तुरंत सोचना है कुछ तो प्रॉब्लम हो सकता है यहाँ पे। तुरंत तो आप उस पर गौर करेंगे। और 99% वो चीज़ गलत ही होती है, लेकिन 1% ऐसा कभी कभी सही भी हो जाता है ये सब चीज़ें। और करंट अफेयर्स का स्मार्ट फिल्टर, जो कहते हैं कितना पढ़े करंट, बहुत करंट अफेयर होता है, क्या पढ़ने कैसे कितना पढ़ेंगे हम करंट अफेयर, उसका स्मार्ट तरीका है ये। एक है कि आप काम करिए, जो मंथली मैगजीन होता है उसको फॉलो कर लीजिए, और लास्ट में जब वार्षिकी आएगी ना, जैसे घटना 7, उसको 3-4 बार रट डालिए, बस काम हो गया आपका। यानी मंथली पढ़ता रहना है आपको, जो कोई भी एक मंथली पढ़िए, आप मंथली पढ़ते रहिए। फिर लास्ट में जब आप वार्षिकी आती है, एनुअल आती है ना कोई भी चीज़, तो उसको 3-4 बार पढ़ लीजिए। उसमें से खेल के बारे में पढ़ लीजिए, पुरस्कार किसको मिला, सूचकांक क्या हुआ, सरकारी नियुक्तियाँ किसको किसको मिली, अलग अलग पेज पर उसको लिख लीजिए, बना लीजिए, चिपका लीजिए, और आपका काम हो जाएगा। रिवीजन का चक्र, स्मार्ट स्टूडेंट वह नहीं हो जो सब पढ़ता है, बल्कि वह जिसे याद रहता है। और याद कैसे रहेगा, जब आप रिवाइज करोगे तभी। बगैर रिवाइज को तो याद होने से रहा। ये 3, 7 और 30 का नियम क्या है। कुछ भी नई चीज़ पढ़ें तो 3 दिन बाद या फिर 7 दिन बाद या फिर 30 दिन बाद दोहराएं। पहले आपने यहाँ पढ़ा आज, तो 3 दिन बाद आपको उसको रिवाइज़ करना है, 3 दिन बाद फिर उसी चीज़ को रिवाइज़ करना है, 7 दिन बाद रिवाइज़ करना है, उसी चीज़ को 30 दिन बाद फिर रिवाइज़ करना। अभी आपके मेमोरी में, लॉन्ग टर्म मेमोरी में घुस जाएगी ये चीज़, याद रखना, एकदम घुस जाएगी उस आपके दिमाग पे, कोई रोक नहीं सकता उसको, याद रखना। टाइम मैनेजमेंट और मॉक टेस्ट बहुत महत्वपूर्ण है। मॉक टेस्ट, जिसके हम टेस्ट की बात शुरू से कर रहे हैं, उसकी मैं बात बता रहा हूँ, बहुत महत्वपूर्ण है। मॉक टेस्ट को सिर्फ नंबर के ना दें, क्योंकि नंबर कम आ रहा है, नंबर ज़्यादा आ रहा है, तो ऐसे नहीं, बल्कि देखें कि कौन सा सेक्शन ऐसा है जो आपको ज़्यादा फंसा रहा है, ये समझने की कोशिश करें। उसमें साइंस का है, बायो का है, करंट अफेयर का है, ज्योग्राफी का है, जो भी फंसा रहा हो आप उसको ध्यान दीजिए आप वहाँ पे, और उसको फिर से पढ़िए, रिवाइज़ करिए, उसके नोट्स बनाइए, आप काम करिए। मॉक टेस्ट आपको इसलिए देना है
और 2 घंटे का टाइम होता है, तो आपको टाइम मैनेजमेंट हो जाता है उसमें। जब एग्ज़ाम हॉल में आप 9:30 से 11:30 बैठते हैं, तो इसी टाइम पे आप आदत बनाइए 9:30 बजे कि मुझे 9:30 बजे एक पेपर देना है इतने बजे। उसके बाद 2 बजे एक बनाइए, 2 से 3, 2 से 4, क्योंकि पेपर जो है लास्ट में भी होता है। एक सेकंड पेपर जो है सेकंड मीटिंग में होता है, तो आप उसको भी 2 से 4 अपना एक बनाइए कि ठीक है मैं यहाँ से कर रहा हूँ और अपना काम ऐसे कर लूँगा। ठीक, तो ये हमने आपके सामने कुछ स्ट्रेटजी बताई जो सरशाही यूपीएससी पे आपको मिल रही है चीज़ें। इसके बाद जो है मैं आपके सामने लेकर के आऊँगा 5 और 6 पेपर का पूरा एनालिसिस, और उससे क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं, उस कैसे पढ़ने हैं, उसको पढ़ने का जो तरीका वो भी हम आपसे बात करेंगे। और पूरी प्लेलिस्ट होगी यूपीपीएससी 2026 के बारे में। और करंट अफेयर की अलग से हम बना देंगे, प्लेलिस्ट बनाएंगे। बहुत जल्दी आपके सामने करंट अफेयर लेके आने वाले हैं। हम कोशिश करेंगे ना कोई 1 या 2 मैगज़ीन ही आपको फॉलो करिए, लेकिन रोज़ हम पढ़ाएंगे आपको, ताकि वो चीज़ें आपके जहन में आती रहें, आपके माइंड में आती रहें, और आपके जब एग्ज़ाम आए तो आप करीब है। अच्छा, आप नोट्स बना लीजिएगा अपने हिसाब से, कोई PDF मैं प्रोवाइड नहीं करूँगा आपको नोट्स खुद बनाने हैं। ठीक है, तो इसलिए हम आपके सामने पूरा ये स्ट्रेटजी बता दिया मैंने यूपीपीसीएस का, क्या करना है कैसे करना। प्रीलिम्स के बारे में तो बता ही दिया है। तो कुछ सिलेबस के बारे में मैं आपको अगली बार जब भी लेके वीडियो आऊँगा तो मैं आपको बताऊँगा सिलेबस के बारे में भी, कि सिलेबस कैसे इसका रन करेगा, क्या क्या है चीज़ें इसमें पढ़नी है आपको, उस तरह से हम आपको बताएंगे। ठीक है, और सरशाही यूपीएससी को आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए प्लीज़, और शेयर भी कर दिए अपने दोस्तों को। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। सरशाही यूपीएससी, धन्यवाद।